हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज का जो क्लास है अपना क्लास 13 है परसेंटेज का, जिसमें हम और भी कुछ तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और जो अपना आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है वो सक्सेसिव है। मैं जानता हूँ इससे पहले भी जो वीडियो थी वो सक्सेसिव के ऊपर ही थी, लेकिन ये जो होता है ना, ये एक तरीके से मेजर कंसेप्ट है इस चैप्टर के। सक्सेसिव हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो गया और एक कलेक्शन वाला हो गया। ये 3 से 4, एक दो और है कंसेप्ट। ये 3 से 4 ऐसे कंसेप्ट है ना जो कि इस पूरे परसेंटेज चैप्टर की जान है। और मेनली हमें यही 3-4 कंसेप्ट पढ़ने होते हैं इस पूरे परसेंटेज में, और फिर अपनी पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। एक ही कंसेप्ट में ना कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ऐसा पूछा जाता है कि जहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे। एक बार ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है ना कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। तो उस तरीके के सवाल भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो उसी तरीके के सवाल हम आज करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा है। इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 17%, देन बाई व्हाट परसेंटेज डज इट्स एरिया डिक्रीज। देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे। सक्सेसिव, देखो जहाँ पर भी आपको बीच में मल्टीप्लाई दिख जाए ना 2% के बीच में, तो वहाँ पर हमारा सक्सेसिव लगेगा। क्योंकि अगर मैंने आपसे बोला कि मैंने सपोज एक जैसे एरिया है स्क्वायर का, ठीक है, एक एरिया है स्क्वायर का, पहले वो 10%, मैंने उसको 10% से पहले बढ़ाया, फिर उसके सारे साइड्स को मैंने 10% से बढ़ाया। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने उसके सारे साइड्स को जब मैंने 10% से बढ़ाया तो उसका एरिया कितना चेंज होगा, ये आपको बताना है। तो भाई एरिया क्या होता है अपना, साइड इंटू साइड। बिल्कुल होता है साइड इंटू साइड। इसका मतलब 10% एरिया बढ़ गया तो यहाँ पर भी 10% बढ़ जाएगा, और साइड इंटू साइड मतलब 2 बार में 10% की मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब मेरा एरिया कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा क्योंकि यहाँ पे 10% बढ़ा है, फिर उसका भी 10% बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसिव लग जाए। और सक्सेसिव मतलब यहाँ पे 2 फॉर्मूला है भाई, 10% बढ़ गया, 10% इसका मतलब 20% बढ़ गया, और फिर XY/100 इसका मतलब 1। इसका मतलब मेरा एरिया जो होगा ना उस स्क्वायर का 21% बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। देखो, इस क्वेश्चन में जो बोल रखा है कि जो स्क्वायर का साइड है वो 17% डिक्रीज कर देता है, तो मुझे एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। भाई एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना साइड इंटू साइड, खासकर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की जो फॉर्मूला है एरिया का वो साइड इंटू साइड है। अब यहाँ पे साइड जो है वो 17% से घटा दिया, इसका मतलब 17% घटा दिया, और मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये सक्सेसिव का कंसेप्ट बन जाएगा। तो एक बार मैंने 17% बढ़ाया, घटाया, फिर उसका भी 17% मैंने घटा दिया, तो ये सक्सेसिव का सवाल बन गया। ठीक है, ये देखते ही तुरंत हमें पहचान जाना चाहिए। अब 17% बढ़ा घटाया, 17% घटाया, तो मैं फॉर्मूला से कर सकता हूँ क्योंकि इसका तो फ्रैक्शन अपना 17/100 होगा, तो फॉर्मूला से करना बेस्ट होगा। तो -17 -17 और फिर अपना -17 इंटू -17/100, x+y+xy/100। याद है ना फॉर्मूला सबको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 17 दूनी 34, माइनस का 34, और यहाँ पे प्लस का 2.89, मतलब 31.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा एरिया होगा वो डिक्रीज होगा अपना, किससे, 31.11% से। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके से है। इफ़ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 22%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट। मतलब बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ भी, ठीक है, और ब्रेथ भी, हमने दोनों को 22% से बढ़ा दिया है, तो उसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है अपना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी मैंने अपना 22% से बढ़ा दिया और अपना ब्रेथ भी 22% से बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ सक्सेसिव है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा। तो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं 22% ईजी है जो कि फॉर्मूले से हो जाएगा हमारा। तो 22 में x+y+xy/100, तो 22 + 22, और 22 का स्क्वायर 484, और जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा तो 4.84 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 44 प्लस 4.84 मतलब 48.44। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी अपना 8 आएगा। अगला सवाल है हमारा, अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे वॉज गेटिंग रिपेयर्ड फॉर विच एन इंस्टीमेट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ₹R पर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पोर्शन का एयरपोर्ट रनवे, मतलब हवाई अड्डा है जिसका रनवे रेक्टेंगुलर के शेप में है। अब उस पर रिपेयरिंग करने के लिए एक एस्टिमेट बनाया गया कि जितना भी पर स्क्वायर यूनिट रहेगा उस पर ₹R का खर्चा आएगा। लेकिन जब हम काम करने गए तो उसका जो लेंथ वाला पोर्शन है वो 10% से इंक्रीज हुआ, और जो ब्रेथ है वो 8% से इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद भी वहाँ पे उसके कॉस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला, जो कि 15% का इंक्रीज देखने को मिला हमने उसके कॉस्ट में। मतलब पहले हमने जब R/m² के हिसाब से हमने जब उसको डिसाइड किया था तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली 15% के हिसाब से। तो हमें पता करना है कि उसका टोटल कॉस्ट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। भाई देखो, एक हमारा हवाई अड्डा इस तरीके से, उसका रनवे है यहाँ पे, ठीक है। अब जब हमने उसके रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया ना, तो ये पूरा अपना रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा अपना कॉस्ट,
भाई यहाँ पे देखो कोस्ट इसका क्या आएगा, एरिया में कैलकुलेट करूँगा, एरिया किससे कैलकुलेट करूँगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से। अब इसका जितना भी कोस्ट होगा, सपोज मैंने यहाँ पे आर माना तो यहाँ पे मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई अगर मेरे पास ये स्क्वायर है, मुझे इसको पुताई करवाना है, ठीक है। अब इसका एरिया मेरा 22 है। अब मेरे के मिस्त्री ने बोलिया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया का पुताई का रुपया आएगा ना, वो 5 रुपये आएगा। तो यहाँ पे मैं 22 मीटर स्क्वायर का एरिया का यूनिट प्राइस कितना आएगा पुताई करने का, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 22×5 110। इसका मतलब वो पूरे एरिया का पुताई करने के लिए 110 रुपये चार्ज करेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल का रिपेयर करने के लिए 8 रुपये लग रहा है 1 मीटर पर स्क्वायर से। तो मैं जितना भी एरिया आएगा उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कॉस्ट पूरा रिपेयर का। अब यहाँ पे बोला गया कि जो लेंथ है वो हमारा कितना परसेंट बढ़ गया है, 10% लेंथ अपना बढ़ गया है, और ब्रेथ अपना 8% बढ़ गया है, और अपना रेट जो है वो भी 15% बढ़ गया है, जो वहाँ पे कॉस्ट है रिपेयर का। तो देखो तीनों के बीच में यहाँ पे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो सक्सेसिव का सवाल हो गया ये, तो सक्सेसिव का यहाँ पे कंसेप्ट लग जाएगा। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपॉन में 100, और फिर तीनों की एक बार मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। ठीक है, तो ये अपना इसका फॉर्मूला बताया था। हालांकि ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, मन में ही कैलकुलेट करना है। 10 8 18, 18 और 15 33, प्लस में एक एक बार दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दो दो की एक एक बार 80, और 15 8 120 मतलब 200, और ये 150 मतलब 250 350। तो 350 का अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 3.5 आएगा। और फिर इन तीनों की एक बार मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120, और 120 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12,000, इसका मतलब 0.12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई 33 33 30 36.5, देखो 36.5 से सारे छोटे हैं ये वाले, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जब आप इसको भी इसमें प्लस कर लोगे तो 36.62 आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ से देखो हमारा नेक्स्ट टाइप है, अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव ₹5,740 पर मंथ, वॉट इज 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी इन रुपीज़। यहाँ पे बोल रखा है एक आदमी जो है अपनी सैलरी का 72% खर्च करता है, तो कितना वो बचाएगा, 28%। और सवाल में ही 28% की ही वैल्यू दे रखी है 5,740 रुपी। तो मुझे फाइंड करना है वॉट इज़ द 10% ऑफ हिज एनुअल सैलरी। भाई ये उसका मंथली आ गया यहाँ से, भाई 28% की वैल्यू ये मंथली के हिसाब से यहाँ पे पर मंथ दे रखा है। मुझे एनुअल फाइंड करना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पूरा सवाल को अच्छे से पढ़ो। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे इसका भी 10% फाइंड करना है, तो मैं इसका भी 10% फाइंड करने के लिए 1/10 कर दूंगा। अब यहाँ से 28% की जब वैल्यू आई है, कितने गुना आई है बताओ भाई, 28 दूनी 56, 28 पंजे 140, इसका मतलब 0.5। अब मुझे इसी का 10% फाइंड करना है, जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा 12 2 जो 24 और 12 5 जो 60, इसका मतलब 24,600, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा अपना। अब अगले सवाल पे चलते हैं। गीता परचेजेस एन अपार्टमेंट एंड पेज EMI फॉर इट, हर मंथली इनकम इज 80,000। सी स्पेंड 15% ऑन हर चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑन हाउस होल्ड अफेयर, सेंड्स 10% टू GPF, सेव 15% इन अ सेविंग बैंक अकाउंट एंड पेज द रिमेनिंग अमाउंट एज इन EMI। हाउ मच EMI डज सी पे। देखो यहाँ से एक हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इस सवाल का एक बार कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, आखिर किस तरीके से ऐसे सवालों को सोल्व किया जाता है। मैं मान लेता हूँ अगर मेरी इनकम जो है 100 रुपये है ना, और यहाँ पे सारी बात की जाएगी ना वो परसेंटेज में की जाएगी, या फिर आपसे रुपीज़ दे के भी बात की जा सकती है। लेकिन मैं मान लो 100 रुपये कमाता हूँ या फिर 100% कमाता हूँ, ठीक है। तो अपनी कमाई का मैं 10% खर्च कर देता हूँ रूम रेंट पे, ठीक है। और फिर अपनी कमाई का 20% मैं खर्च कर देता हूँ अपने फूड पे, जो भी मैं पूरे महीने में खाना वगैरह खाता हूँ, ग्रोसरीज वगैरह खाता हूँ, वो 20% उस पर खर्च कर देता हूँ, और 30% खर्च कर देता हूँ अपने बच्चों की एजुकेशंस पे। तो मैंने कुल कितना खर्च कर दिया, मैंने कुल कितना खर्च कर दिया 30%, और ये 30% मतलब 60%। इसका मतलब मैंने सेव कितना किया 40%। तो यही 40% मेरी वैल्यू दी रहेगी सवाल में, उसके हिसाब से मुझे अपनी पूरी मंथली सैलरी या फिर एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी रहेगी। ठीक है, देखो इस सवाल में देखो, पहले गीता परचेजेस एन अपार्टमेंट एंड पे EMI फॉर इट, है ना। वो एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसको EMI पे खरीदती है, उसके लिए हर महीने वो EMI देती है, ठीक है। हर मंथली इनकम इज 80,000 रुपये, उसकी जो मंथली इनकम है मतलब हर महीने वो 80,000 रुपये कमाती है। सी स्पेंड 15% ऑन हर चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑन हर हाउस होल्ड अफेयर एंड सेंड 10% टू GPF एंड 15% इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। भाई अगर उसकी इनकम 100% है तो वो देखो वो
15% क्या करती है, 15% अपने बच्चों पे खर्च करती है, बच्चों के एजुकेशन पे, फिर 40% अपने हाउस होल्ड अफेयर पे, फिर 10% वो जीपीएफ पे बेचती है, और फिर 15% वो सेविंग बैंक अकाउंट में सेव करती है। फिर बाकी का जो बचा, बाकी का जितना भी परसेंट बचेगा वो ईएमआई भरती है उससे। भाई कितना उसने खर्च कर दिया यहाँ पे, 15-15 30 और 30-20-50, मतलब 30-50-80, इसका मतलब वो 80% जब वो खर्च कर देती है तो कितना परसेंट बच गया अपना, 20%। इसका मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी है, 80,000 रुपये, 80,000 का वो 20% ईएमआई में जमा करती है। तो यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8×2=16, इसका मतलब वो 16,000 रुपये ईएमआई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने यही पूछ रखा है, हाउ मच ईएमआई डज शी पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल करते हैं ऐसे ही। राधा स्पेंड 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 16% ऑन हाउस रेंट एंड 13% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 9% ऑन कन्वेंस। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ आर 24,827 रुपये, देन व्हाट इज हर मंथली सैलरी। भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं 100% कमाता हूँ या फिर अगर राधा 100% कमाती है तो 15% खर्च कर देती है फूड पे। ठीक है, 25% फूड पे खर्च करती है, 16% रूम का रेंट देती है, 13% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करती है, 9% कन्वेंस पे खर्च करती है। बाकी का जो बचा ना, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। बाकी बच कितना जाएगा, 16 और 13 29, 29 और 9 38, 38 और ये कितना होगा अपना 63%। इसका मतलब 63% कुल मिला के वो खर्च करती है। तो बता कितना, 37%। इसका मतलब 37% वो सेव करती है, और 37% की ही वैल्यू दे रखी है 24,827। अब मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से उसकी मंथली सैलरी कितना होगा, इसका मतलब मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार अगर ऑप्शन देखोगे ना तो सारे ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट अलग है। भाई मैं 37 से इस पे कब जाऊंगा, देखो 7 और यहाँ पर लास्ट में 7 देखो, यहाँ पे लास्ट में 7 देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे देखो, जब मैं 7 की किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि लास्ट में 7 आएगा, 1 से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। भाई देखो, अगर मैं यहाँ पे 22 है, ठीक है, अब मुझे जाना है 22 पे, यहाँ पे मान लो 24 मान लो, ठीक है, यहाँ पे 24 मान लो। अब यहाँ पे आगे कुछ भी हो, यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पे मैं किससे, मतलब मैं यहाँ पे लास्ट में जो भी मल्टीप्लाई करूँगा उसके लास्ट में अगर 6 होगा तभी तो मैं 24, और यहाँ पे लास्ट में 6 4 जो 24, तभी तो यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा। तो इस वाले कंसेप्ट से यहाँ पे मैंने समझो, इस वाले कंसेप्ट मैंने यहाँ पे इस सवाल का आंसर फाइंड कर लिया कि 37 से मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ, किसी की भी मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में उसके 7 नहीं होना चाहिए, लास्ट में उसके 1 होना चाहिए, तभी मैं वहाँ पे 7 पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको हमने यूनिट डिजिट से ही कर लिया। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट, 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिमेनिंग 1520 ऑन अदर आइटम्स। व्हाट इज भानुस एनुअल सैलरी। भाई भानु जो है ना, देखो मंथली दे रखा है और एनुअल पूछ रखा है, इसका मतलब मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो भानु है वो 20% अपनी सैलरी का रेंट देता है, ठीक है, और 10% वो स्टेशनरी पे खर्च करता है, ठीक है, 14% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, और 18% इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करता है। बाकी का जो रिमेनिंग है वो दूसरे आइटम्स पे खर्च करता है। इसका मतलब बाकी का जो बच गया है परसेंट में से मैं निकालूंगा, उसकी वैल्यू ये दे रखी है, कितना वो खर्च किया है, 30 40 50 और 8 4 12, इसका मतलब 62% उसने खर्च कर दिया। तो 32% बचा, 32% वो बाकी के अदर आइटम्स पे खर्च करता है, और बचा कितना है 1520 रुपये। सवाल में उसकी वैल्यू दे रखी है, तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज़ द भानुस एनुअल सैलरी। भाई यहाँ से देखो मंथली चीज़ ये दी थी, इसका मतलब जो भी आएगा मुझे उसकी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एनुअल के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखो 100% की वैल्यू फाइंड करूँ, 19 2 38, 19 8 152 है ना, 2% की वैल्यू पता चल गई मुझे। अब यहाँ से मैं अगर 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर भी मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल, तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी। 8 5 जब 40, इसका मतलब 4000 आया, और जब मैं उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो मंथली आया, मंथली उसकी सैलरी कितनी है मुझे पूरे साल की पता करनी है, क्योंकि एनुअल सैलरी पूछ रखा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 4 जब 48, इसका मतलब 48,000। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, रोमा स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रन बुक्स एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म्स। देखो यहाँ पे रिमेनिंग आ गया, 75% ऑफ द रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से ना आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं इस कंसेप्ट के बारे में। देखो सवाल मतलब कंसेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे अगर मैं 100% मैं सपोज कमाता हूँ हर महीने, अब मैंने आपसे बोला कि उसका जो भी 10% है ना, मैं रूम रेंट दे देता हूँ,
इसका 10% रूम रेंट दे दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 90। अब सवाल में क्या बोला है ना कि रिमेनिंग का 75%, इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे रूम रेंट दे दिया तो जो भी बाकी बचा 90, अब उसका 10%, देखो रिमेनिंग का आया है, रिमेनिंग मतलब 10% रूम रेंट खर्च करने के बाद जो भी बाकी आएगा वो मेरा रिमेनिंग होगा। अब उसका रिमेनिंग का 10% मैं अपने फूड आइटम्स पे खर्च करता हूँ। इसका मतलब जब मैं इसमें 10% निकालूंगा तो 9 आएगा, तो मेरे पास कितना बचा अपना 81 रुपीज़। तो इतना मैंने अब सेव किया है। वैसे ही ये सवाल दिया है, रोमा स्पेंड 25% ऑफ आर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रंस बुक एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम सी इज लेफ्ट विद। देखो यहाँ पे 25% वो फूड पे खर्च कर देती है, 15% वो चिल्ड्रंस की बुक पे खर्च कर देती है, फिर रिमेनिंग का 75% है ना यूनिफॉर्म पे खर्च करती है। शेष यहाँ पर आपको शेष दिख सकता है, रिमेनिंग दिख सकता है, बैलेंस दिख सकता है ना, या फिर ऑफ द लेफ्ट दिख सकता है। ये 4-5 टर्म है जो आपको दिख सकता है, तो आप ऐसे सवालों को पहचान जाओ। हालांकि जब आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे शेष आय का 75% वो यूनिफॉर्म पे खर्च करती है। भाई जब वो 25% फूड पे खर्च करती है, 15% वो चिल्ड्रंस की बुक पे खर्च करती है, तो टोटल कितना खर्च करती है, 100 में से माइनस कर दूंगा, कितना आएगा अपना 40%। इसका मतलब जब वो 40% खर्च कर देती है तो उसके पास कितना बचा, 60%। अब 60% का ही 75% मतलब रिमेनिंग इनकम। भाई 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, क्योंकि 1/4 25%, 3/4 अपना 75%। तो इसका ही 75%, जो भी उसके पास रिमेनिंग इनकम बचा उसका 75% वो किस पे खर्च करती है, यूनिफॉर्म पे। पहले वो 40% खर्च कर चुकी है, अब यूनिफॉर्म पे कितना खर्च करती है, चल जाएगा 15 बार में, 15 45 का मतलब 45% वो खर्च करती है यूनिफॉर्म पे। तो पूछ रखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम सी इज लेफ्ट विद। भाई 40% उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, 45% यहाँ पे खर्च कर दिया, टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 85%। तो उसके पास कितना बचा अपना 15%, तो 15% उसकी सैलरी का टोटल उसके सेविंग बच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। Rajan spent 10% on his salary, of his salary on rent. He spent 20% of the remaining salary on transport, after which he spent 40% of the balance on food. Further, he spent 80% of the remaining balance on various bills. He deposited rupees 5,000 in the bank and kept the remaining rupees 1480 for his own petty expenditure. Find his monthly salary in rupees. देखो यहाँ पे ना रिमेनिंग एक ही बार यूज़ नहीं हुआ, कई बार यूज़ हुआ है। पिछले सवाल में क्या था ना, यहाँ पे रिमेनिंग केवल एक ही बार यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग शब्द है वो कई बार यूज़ हुआ है। देखो यहाँ पे 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, फिर आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड, फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑन वेरियस बिल्स। फिर मतलब यहाँ पे कई बार रिमेनिंग शब्द का यूज़ हुआ है। तो देखो जब भी वहाँ पे रिमेनिंग, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने 100% है, 100% का 10% मैंने खर्च कर दिया रूम रेंट पे, तो कितना बचा, अब 90 रुपये। अब 90 रुपये का भी मैंने 10% खर्च कर दिया फूड वगैरह पे, तो कितना बचा, जो भी इसमें से माइनस कर दो 81। अब 81 का भी मैंने 20% खर्च कर दिया चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे। तो यहाँ पे देखो बार बार जो भी रिमेनिंग आएगा, जो भी 90 का यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 का मैंने 10%, फिर 90 का 10%, फिर 81 का मैंने 20%। मतलब यहाँ पे सक्सेसिव कंसेप्ट हम इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो रेशो मेथड से हम कैसे करेंगे मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ। भाई जब रजत जो है वो स्पेंड करता है 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब अगर उसके पास 10 रुपये इनकम थी तो अब उसका 10% एक होगा, तो उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 9 रुपये बचा। अब जब मैं इसकी सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते जाऊंगा ना, जो भी उसका यहाँ पे दे रखा है, तो वो उसकी रिमेनिंग ही कहलाएगा। भाई यहाँ पे 9 बचा, अब फिर यहाँ पे जब मैं जो भी उसकी मल्टीप्लाई करूँगा वो उसके रिमेनिंग से ही, मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम उसकी रिमेनिंग का ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको पूरा रेशियो से कैसे करेंगे। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, वो अपनी सैलरी का 20% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है ना। रिमेनिंग भी बोल रखा है, ऐसा नहीं कि मैं इसमें 10% और 20% को आपस में ऐड करके कर दूंगा। 20% जब वो खर्च करता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब 5 अगर वो उसकी सैलरी है तो उसमें से एक हिस्सा वो खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट में, तो 5 से 4 हो गया। आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब अगर वो 5 था उसके पास तो 2 खर्च कर देता है, तो 3 बचता है उसके पास। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑन वेरियस बिल, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, क्योंकि 1/5 अपना 20%, 4/5 80%। इसका मतलब पहले अगर उसके पास 5 था तो उसका 4 हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च कर देता है, तो कितना बचा, 1 बचा। अब यही सवाल में ये बोल रखा है, देखो ये अपनी आती है इनकम, और जितना भी वो खर्च कर देता है वो हमने बीच की वैल्यू इसमें माइनस होके ये आती है अपनी सेविंग। ठीक है,
तो ये इनकम से हमें सेविंग का रेशो पता चल गया। कुछ कट रहा है तो काट दो, आपस में काट सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो कट के कितना है 5 बजे 25, 25 पंजे 125, 125 के 6 5 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे 625, और यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। और देखो सवाल में ही डिपॉजिटेड ₹5000 इन द बैंक एंड कीप्ड द रिमेनिंग 1480 फॉर हिज ओन पेटी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब सवाल में जब ये सब खर्च करने के बाद रुपीज़ में दे रखा है 5000 यहाँ पे बच गए, 1480 रुपये यहाँ पे बच गए, टोटल कितने बच गए, वही सेविंग की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि इतना था मेरे पास। अब उसमें से मैंने एक्सपेंडिचर करके इतना मेरे पास बचा है। सवाल में इसी की वैल्यू रुपीज़ में दे रखी है जो कि कितना है 6480 रुपये। जब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा 5000 और 1480 दोनों को प्लस कर दूंगा तो जो भी बाकी मेरा बचा होगा उसी की वैल्यू रहेगी ये। ठीक है, तो कितना गुना है ये आ जाएगा 54 बन जा 54 और 54 टू जा 108, तो 120 गुना है, तो 625 का भी आप 120 गुना कर दो, उसकी पूरी मंथली सैलरी मिल जाएगी। भाई अगर मैं 625 की 12 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर भाई इसको तोड़ लो 600 प्लस 25, 12 6 72, इसका मतलब 72,000, और फिर 25 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3000, इसका मतलब 75,000 मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अब इस सवाल में देखो, अ पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 18.34% of the remaining amount on traveling and 20% of the remaining amount on education. फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450। इस बार देखो सेविंग नहीं दिया है, जब भी हम रेशो से करते हैं ना तो हमें इनकम से सेविंग का रेशो पता चलता है क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर होता है हम उसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो फाइंड हिज टोटल इनकम। भाई 12.5% वो खर्च करता है फूड पे, फिर 18 पॉइंट यहाँ पे 34 नहीं है, यहाँ पे 3/4% होगा ना, 18:3/4% ऑफ द रिमेनिंग। देखो यहाँ पे रिमेनिंग शब्द आ गया, अमाउंट ऑन ट्रैवलिंग, देन 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन एजुकेशन। मतलब रेशो से हम इसको कर सकते हैं। भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, याद करवाया मैंने आपको। इसका मतलब अगर उसकी पहले सैलरी 8 होगी तो उसमें से एक वो स्पेंड कर देता है अपनी फूड पे, तो 7 बचा। फिर देखो 18:3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/16, क्योंकि 1/16 होता है 16:1/4%, उसका ही 3 गुना अपना 18:3/4%। इसका मतलब अगर उसकी पहले इनकम 16 थी, जो भी उसका रिमेनिंग होगा, तो अब वो 3 कम होके 13 बचेगा। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन एजुकेशन, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले अगर उसके पास 5 होगा तो अब वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फाइनली हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज 3450 रुपये। देखो ये जो भी मेरा रेशो आया ना वो इनकम से सेविंग का आया है। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से 2 बार में कट रहा है, 16 2 32, 32 5 160, इसका मतलब 160 रेशो 13 7 91, तो 13 7 91, मतलब जब वो 160 रुपये कमाता है जिसमें से वो 91 सेव करता है तो खर्च कितना करेगा, 69 रुपये अगर उसने खर्च किया होगा तभी तो उसके पास सेव हुआ होगा 91 रुपये। और सवाल में इसी 69 की वैल्यू दे रखी है 3450 रुपये। कितना गुना है ये बताओ, 5 गुना है, 50 गुना है ना, 5 गुना है, 0 लग जाएगा। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड हिज टोटल इनकम। टोटल इनकम तो उसकी ये रेशो आया, तो 160 की भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80, इसका मतलब 8000, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, स्वास्तिक सेव 20% ऑफ हिज इनकम वाइल स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन फूड, रेंट, एजुकेशन एंड शॉपिंग। 15% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड while ₹12,800 is spent on rent, 32,000 on education and 7,200 on shopping. The amount spent on shopping is 11.25% of the total expenditure. How much money in rupees is spent on food? देखो पहले आप पूरा सवाल को समझो। स्वास्तिक नाम का एक लड़का है जो कि 20% अपनी इनकम का सेव करता है वो। इसका मतलब खर्च कितना करता है, 80%। अब उसी 80% में से बोल रखा है ना, while spending the remaining amount on food, मतलब 80% में से वो खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है, रेंट पे खर्च करता है, एजुकेशन पे खर्च करता है और शॉपिंग में खर्च करता है। मतलब ये 4 चीज़ों पे खर्च करता है, जिसमें से 15% वो अपनी इनकम का फूड पे खर्च करता है। मतलब एक्सपेंडिचर का 15% नहीं, इस 80% में से 15% नहीं, जो भी उसकी टोटल इनकम होगी उसमें से 15% वो फूड पे खर्च करता है। वाइल ₹12,800 इज स्पेंट ऑन रेंट, है ना, मतलब फिर 12,800 वो अपने रेंट में खर्च करता है, 32,000 एजुकेशन पे खर्च करता है और 7,200 शॉपिंग पे खर्च करता है। अब यहाँ पे बोल रखा है जो अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो वो शॉपिंग पे अमाउंट खर्च करता है ना वो 11.25% है टोटल एक्सपेंडिचर का। भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, जब वो 20% सेव करता है तो 80% वो खर्च करता है। इसका मतलब वो 80% खर्च करता है,
अब सवाल में यही बोला कि जो 80% उसी का 11.25% वो शॉपिंग पे खर्च करता है। द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग, यहाँ पे बोला है ना, द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग इज 11.25% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर उसका 80% था, उसका 11.25% वो खर्च करता है शॉपिंग पे। शॉपिंग पे वो खर्च कितना करता है अपना 7200 रुपये। इसका मतलब इसी की वैल्यू दे रखी है 7200। तो हाउ मच मनी इन रुपीज इज स्पेंट ऑन फूड, तो वो फूड पे कितना खर्च करता है, फूड पे वो 15% खर्च करता है। इसका मतलब मुझे 15% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, यहाँ पर भी परसेंट है और यहाँ पे डबल जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे 4 जीरो लगेगा, इसका मतलब वो 4 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ का 1% रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में 15% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कट रहा है कुछ, अभी काट लो भाई। 25 से कट रहा है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है भाई, कट रहा है 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल 4 से ये कट रहा है, फिर कुछ कट रहा है 5 से ये कट रहा है 9 बार में, 9 से ये कट रहा है 8 बार में। तो ठीक है, तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 800 रुपये। अब मुझे फाइंड करना है 15% की वैल्यू, क्योंकि 15% वो फूड पे स्पेंड करता है। मुझे ये बताना हाउ मच मनी इज रुपीज़ इन रुपीज इज स्पेंट ऑन फूड, मतलब फूड पे कितना खर्च करता है। 15% खर्च करता है तो मैं 15 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 15% आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 15 8 120, इसका मतलब 12,000 रुपये वो फूड पे खर्च करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, सोनिया डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फेनेज। ठीक है, सोनिया डिसाइड करती है कि वो अपनी इनकम का 12% वो ऑर्फेनेज में डोनेट कर देगी। ठीक है, ऑन द डे ऑफ डोनेशन सी चेंज हर डिसीजन एंड डोनेट अ सम ऑफ रुपीज 4800 रुपये विच वॉज इक्वल टू 80% ऑफ द व्हाट सी हैड डिसाइडेड अर्लियर, व्हाट इज 27% ऑफ हर मंथली इनकम। देखो कुल मिला के क्वेश्चन को समझो पहले आखिर क्या बोला गया। सोनिया है जो कि डिसाइड करती है कि वो अपनी इनकम का 12% मतलब अनाथालय में वो दान कर देगी। अगर उसकी इनकम 100 है ना, तो उसमें से वो 12 रुपये वो अनाथालय में दान कर देगी। लेकिन जब दान देने का समय आता है ना, तो वो डोनेट करती है केवल 4800 रुपये, जो कि केवल 80% होता है जो उसने पहले डिसाइड किया होता है। इसका मतलब पहले उसने कितना डिसाइड किया था 12 रुपये, मतलब अगर उसकी इनकम 100 है तो उसने उसका 12% मतलब 12 रुपये डिसाइड किया था दान करेगी। लेकिन उसने केवल उसका 80% ही दान किया जितना उसने पहले डिसाइड किया। इसका 80% कितना होगा अपना 9.6। और कुल मिला के सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है कि उसने अपने पहले वाले जितना उसने डिसाइड किया था पहले उसका 80% ही दान किया, जो कि किसके बराबर उसने दान किया 4800 रुपये। तो 9.6 की वैल्यू ही 4800 रुपये है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द 27% ऑफ हर मंथली इनकम। उसकी मंथली इनकम कितनी 100 हमने लेट किया था, उसका भी हमें 27% फाइंड करना है। तो ये जितना गुना होगा, इसका जितना मल्टीपल होगा वैसे ही उतना ही मल्टीपल ये भी होगा, उसकी सैलरी आ जाएगी। यहाँ से कितना मल्टीपल है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से जब, तो 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 96 5 जब 480, इसका मतलब 500 गुना है, तो ये भी अपना 500 गुना हो जाएगा। देखो डबल जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 27 पंजे 135 और ये डबल जीरो, इसका मतलब 135 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13,500 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड रिस्पेक्टिवली। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है ना, तो वो ट्रांसपोर्ट पे और फूड पे इस पे 10% खर्च करता है और इस पे 20% खर्च करता है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं बोल रखा कि 10% खर्च करता है फिर बाद में रिमेनिंग का 20%, नहीं, एंड बोला, एंड मतलब दोनों को प्लस करेंगे। तो 30% खर्च करता है, उसके बाद जो भी बच जाता है ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग। भाई जब उसने 30% खर्च कर लिया ट्रांसफर और फूड पे मिला के, कितना परसेंट बच गया 70% इनकम उसकी बच गई। अब उसमें से भी 30% रिमेनिंग, मतलब जो रिमेनिंग आया 70%, उसका 30% वो खर्च करता है क्लोथिंग पे। 30% 70 का 30% कितना होगा अपना 21। तो 21 वो खर्च करता है किस पे, क्लोथिंग पे। तो जब इसमें से मैं 21 माइनस करूंगा कितना आएगा अपना 49। इसका मतलब अब उसकी जो इनकम है वो 49 बची। और इसी की वैल्यू दे रखी है, इफ इज सेविंग इज रुपीज 26,460। इसका मतलब 49 की ही वैल्यू दे रखी है 26,460। तो मुझे बताना है व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग। तो उसने फूड और क्लोथिंग पे कितना खर्च किया। देखो फूड पे उसने कितना खर्च किया 20%। 20% अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसका 20% मतलब 20 ही होगा, ठीक है। और क्लोथिंग पे उसने 21 यूनिट खर्च किया। इसका मतलब मुझे कुल मिला के इन दोनों का सम, भाई टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग, मतलब टोटल उसने फूड और क्लोथिंग पे कितना खर्च किया 41 यूनिट। मुझे 49 की वैल्यू इतनी दे रखी है, मुझे 41 की यूनिट पता करना है। अब देखो कितने बार में जाएगा। अगर मैं इसको लगभग 50 भी मानूँ, 50 से 5 बार में जाएगा। इसका मतलब 49 इंटू 5 मेरा कितना होता है अपना 245, फिर 15 और 4 19, 196 कितने बार में जाएगा, लास्ट में 6 है, इसका मतलब 4 बार में जाएगा।
तो 540 बार में ये चला जाएगा। इसका मतलब 49 से जब हम 540 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा पूरा वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब 41 का भी 540 गुना वो खर्च करती है फूड और क्लोथिंग पे। कितना आएगा, 1 जीरो तो आएगा, लास्ट में 4 भी आएगा। अब देखो अगर मैं 500 की पहले 4 में मल्टीप्लाई करूँ या फिर पूरे 41 में मल्टीप्लाई करूँ 20,500 आएगा, फिर 40 के 41 में मल्टीप्लाई करूँ 1640 आएगा। तो 20,500 1640 22,140 ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी। मतलब जो एक आदमी है उसका जो लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली वो 60% आ रहा है, मतलब उसका कुल मिला के एक्सपेंडिचर जो है वो 60%। अगर वो 100 रुपये की अर्निंग करता है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 60। तो सेव कितना है, सेव कितना कर रहा है 40 रुपये। ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड 60% इन हिज सैलरी। उसके दो इंक्रीमेंट होती हैं, एक 60% और एक 30%। दो इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, पहले 30% का इंक्रीमेंट होता है फिर उसके बाद 60% का इंक्रीमेंट होता है। तो x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे 100 हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है जब भी हमें दो वैल्यूज दी रहती हैं। तो x प्लस वाई मतलब 90 और एक्स वाई अपॉन 100 मतलब 60 18 मतलब 1800 गुना 1800 अपॉन 100 मतलब 18। तो 90 और 18 मतलब 208। इसका मतलब अब उसकी इंक्रीमेंट 30% और 60% होने के बाद उसकी जो इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी जो सैलरी हो जाएगी अब 208 यूनिट हो जाएगी। साथ में ये भी बोल रखा है इफ इज सेविंग इंक्रीजेस बाय 250%। देखो इंक्रीजेस बाय बोल रखा है, ये नहीं कि इंक्रीजेस टू बोल रखा है। अगर इंक्रीजेस टू होता ना तो केवल 40 का मैं ढाई गुना बढ़ाता है ना, लेकिन यहाँ पे 2.5 गुना तक उसकी वैल्यू लेके जाता जो कि होता है 100। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है इंक्रीजेस बाई, इसका मतलब उसको 2.5 गुना से बढ़ाया गया है। भाई 250% मतलब 2.5 गुना ही तो होता है, तो 40 का 2.5 गुना बढ़ाया गया। इसका मतलब ये जो है उसमें उसको 40 में प्लस किया गया, तो 40 ये और 40 गुना 2.5 मतलब 100, तो 140 वैल्यू आएगी। इसका मतलब उसकी सेविंग अब 40 से 140 हो गई 2.5 गुना बढ़ के। ठीक है, 2.5% या फिर 250%। ठीक है, 2.5 गुना। एंड देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इट व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम। फिर जो नई एक्सपेंडिचर निकल के आएगी, भाई 208 रुपये अगर उसकी इनकम है और जिसमें से 140 वो सेव करता है तो कितना वो खर्च करता है अपना 68 यूनिट। वही मुझे बताना है कि अब जो नई इनकम का वो कितना परसेंट है। भाई नई इनकम क्या निकल के आई, मेरा 208 रुपये 208 यूनिट आया। अब मुझे वही बताना है कि ये वाली एक्सपेंडिचर जो है अपनी नई इनकम का कितना परसेंट है। देखो 4 से जा रहा है दोनों, 4 से 17 बार में जाएगा, 17 4 जा 68 और ये 4 से 52 बार में जाएगा। इसका मतलब 17/52% आ जाएगा। अब मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है परसेंटेज में। देखो एक चीज़ आप जानते होंगे, अगर मैं करूँ 1/50 तो कितना आता है अपना लगभग 2%। ये तो 50 से थोड़ा सा ही बढ़ा है, इसका मतलब थोड़ा सा ही 2% से कम आएगा। इसकी अगर मैं लगभग भी 2% से मल्टीप्लाई करूँ तो 34 आता है। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आएगी ना वो 34 से थोड़ा सा ही कम आएगी। यहाँ पे आंसर इतने दूर दूर है ना, इसलिए मैं ये वाला खेल कर सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन वाला। और जब 34 से थोड़ा सा कम एकदम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 32.7% ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, द एंट्रेंस टिकट एट द एमएक्स थिएटर इन मुंबई कॉस्ट 250 रुपी। ठीक है, मतलब एक थिएटर है एमएक्स थिएटर मुंबई में, उसका जो एंट्रेंस टिकट है वो 250 रुपये का है। व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट वॉज रिड्यूस, जब हम टिकट का प्राइस कम करते हैं तो उसकी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है 50% से। वाइल द टोटल कलेक्शन डिक्रीजेस बाई 17.5%, फाइंड द रिडक्शन इन द टिकट प्राइस। मतलब कुल मिला के ये देखो, सवाल को पहले मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक थिएटर है जिसमें 250 रुपये की उसकी एंट्रेंस टिकट है, लेकिन जब उसकी टिकट प्राइस में घटाई जाती है ना, उसकी वैल्यू जब घटाई जाती है तो उसका जो सेल है, टिकट का सेल है वो 50% से बढ़ जाती है। लेकिन लास्ट में देखा गया कि उसकी जो कुल कलेक्शन है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जैसे आपने देखा ना पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 1800 करोड़ से भी ज़्यादा थी, है ना, मतलब 2000 करोड़ को शायद टच भी कर गई थी। तो लेकिन यहाँ क्या बोला रखा है क्वेश्चन में कि उसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 17.5% से मतलब कम है ना। मतलब अगर उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर 100 होना चाहिए तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन केवल 17.5% कम है। इसका मतलब कितना 82.5% है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द रिडक्शन इन द टिकट प्राइस। देखो ऐसा सवाल आई थिंक मैं आपको पहले करवा भी चुका हूँ। इसका फॉर्मूला आपको खुद कॉमन सेंस से अपना पता करना रहता है। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब उसकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, उसकी रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। भाई यहाँ पे जो कलेक्शन है वो कितना कलेक्शन मतलब कैसे आएगा, जितना भी उनके पास टिकट है उसका प्राइस, टिकट का प्राइस और कितना उन्होंने टिकट बेचा, वही पता चलेगा ना कि उनका कलेक्शन कितना है। पुष्पा 2 मूवी आई, अगर उसके एक टिकट का प्राइस 200 रुपये है और उन्होंने लगभग मतलब
इतने ज़्यादा टिकट, जितने ज़्यादा उन्होंने टिकट बेचे उस 200 रुपये का टिकट को, जितना उन्होंने ज़्यादा बेचा उतना ही तो उनका कलेक्शन बढ़ेगा। तो वहीं यहाँ पे बोल रखा है कि हमने टिकट के प्राइस को रिड्यूस किया है। अब ये तो नहीं पता कि मुझे कितने परसेंट से रिड्यूस किया, तो मैं इसको X% ले लूँगा कि मैंने इसको X% से रिड्यूस किया। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो सेल है टिकट की वो 50% से बढ़ जाती है। सेल जो अपनी 50% से बढ़ जाती है और जो कलेक्शन है वो अपना 17.5% से कम हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे फाइंड करना है कि टिकट के प्राइस में कितना परसेंट कम किया गया था, ताकि सेल 50% इंक्रीज होने के बावजूद मेरा जो कलेक्शन है वो 17.5% कम ही निकल के आया। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, दो चीज़ दे रखी है और एक चीज़ मुझे पता करनी है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब मैं कलेक्शन को सेल से डिवाइड कर दूंगा, जब ये नीचे आ जाएगा इसका मतलब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। कलेक्शन अपॉन यहाँ पे सेल, हमारा यहाँ पे प्राइस का रेशो आ जाएगा। अब कलेक्शन कितना कम हुआ है, 17.5। भाई 17, इसका मतलब हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, 100 से 17.5 कितना कम होगा अपना 82.5, इसका मतलब। और यहाँ पे 50% बढ़ा है, इसका मतलब 100 से 50% जब बढ़ाएंगे तो 150। तो ये तो रेशो आया मेरा प्राइस से। अब प्राइस भी हमारा डिक्रीज हुआ है, प्राइस भी हमारा डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब 150 से 82.5 हमारा डिक्रीज हुआ है ना। पहले क्या था, ये 17.5% जब कम किया गया था वो कलेक्शन था। अब जो आया रेशो प्राइस का 82.5 कम किया गया 150 से, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस डिक्रीज होने का रेशो आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता ना, मतलब प्राइस अगर बढ़ा होता तो मैं यहाँ पे प्लस लगाता, फिर उसके हिसाब से अपना अगला रेशो आता। लेकिन यहाँ पे प्राइस डिक्रीज किया गया, इसका मतलब यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा तो 150 में से 82.5 में घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरी प्राइस का रेशो आएगा। तो नीचे तो बेस में तो अपना 150 आएगा, और 150 में से जब मैं 82.5 घटाऊंगा, देखो अगर इसमें मैं 17.5 प्लस करूंगा तो 100 आएगा, क्योंकि 17.5 माइनस करके ही आया 100 में। तो 17.5 अगर मैं इसमें प्लस करूंगा तो 100 आएगा, और ये 50 और, तो इसका मतलब 67.5 अपॉन में 150 मेरा प्राइस का रेशो आ गया। अब यहाँ पे जो भी मैं रेशो निकाल लूँगा वो मुझे पता चल जाएगा मेरे प्राइस में कितना डिक्रीज़ किया गया है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से ये वाला पॉइंट यहाँ से जीरो के साथ चला जाएगा, 15 4 जो 60, 15 5 जो 75। इसका मतलब कुल मिला के मेरे प्राइस में 45% का डिक्रीमेंट किया गया है। हमें फाइंड करना, फाइंड द रिडक्शन इन द टिकट प्राइस। देखो पहले ना एंट्रेंस टिकट का प्राइस हमें पहले से बता रखा है 250 रुपये, लेकिन ये नहीं बता रखा, और यही पूछ रखा है कि कितना परसेंट से हम कम करें प्राइस टिकट का कि उसका सेल 50% बढ़े और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 17.5% कम हो। तो कितना परसेंट कम होना चाहिए, 45% हमने निकाल लिया। इसका मतलब 250 का 45% कम होना चाहिए। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। इसका मतलब देखो जीरो से जीरो कट गया, 25 ने में 225, 225 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 112.5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसका प्राइस 112.5 रुपये से कम करे जाने पे उसका सेल जो है 50% बढ़ जाएगा, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो भी उसका निकल के आएगा वो 17.5% कम निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, हालांकि बहुत ईजी है ना। बस आपको ये एक बार समझना है कि इस तरीके से ऐसे सवालों को हम डील करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। A person give 30% of his salary to his friend. Out of the remaining salary, he invests 40% in cheat fund. From the rest, he invests in insurance scheme and PPF in the ratio 4:3. If the difference between the total amount invested in the cheat fund and insurance scheme together and the amount he gave to his friend is rupees 19,800, तो हमें पर्सन की सैलरी पता करनी। देखो पहले एक बार सवाल को मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ क्या बोल रखा है। एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो कि 30% अपनी सैलरी का वो अपने फ्रेंड को दे देता है। फिर जो भी बचा, अब कितना बचा, 70% बचा। अब उस 70% का 40% वो चिट फंड में इन्वेस्ट करता है। फिर उसके बाद 70% का 40% इन्वेस्ट करने के बाद जो कि 28 आएगा, क्योंकि 70 × 40 मतलब 28, और 2% कर दिया, इसका 28 घटा दो 42। अब 42 को वो 4:3 के रेशो में, मतलब 4 और 3 के रेशो में वो इन्वेस्ट करता है इंश्योरेंस स्कीम में और पीपीएफ में। और फिर एक डाटा दिया गया जिससे हमारा सवाल सॉल्व होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चीट फंड, मतलब जो भी वो चीट फंड में, जो कि यहाँ पे 40% वो इन्वेस्ट करता है चीट फंड में, तो चीट फंड का मिला के और इंश्योरेंस का मिला के जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बीच में देखो यहाँ टुगेदर बोल रखा है ना इसको, और डिफरेंस बोल रखा है भाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चीट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम, इसका मतलब इन दोनों के प्लस करके इसका डिफरेंस हम लेंगे उसके फ्रेंड के साथ, है ना। द अमाउंट ही गेव टू हिज फ्रेंड इज 19,800। मतलब देखो यहाँ पे समझो, चीट फंड में वो जितना भी इन्वेस्ट करता है प्लस में इंश्योरेंस स्कीम में, तो ये हम प्लस करेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे उसके फ्रेंड के साथ, तो उसी की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 19,800। तो हमें फाइंड करना है उसकी सैलरी कितनी थी। भाई 100% अगर उसकी इनकम मैं लेट करूँ तो जिसमें से वो 30% अपने फ्रेंड को दे देता है, 100 का 30% तो 30 ही होगा, तो 30 वो कितना दे देता है अपने फ्रेंड को, तो बचा कितना, 70 रुपये। अब 70 रुपये का भी वो 40% चिट फंड में इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ पे देखो ना, चिट फंड में वो 40% इन्वेस्ट करता है, तो
कितना भाई 70 का 40% में निकालूंगा 28 आएगा लगभग। तो 28 वो चिट फंड में इन्वेस्ट कर देता है, उसके पास कितना बचेगा अपना 42 रुपीज़ बचेगा। अब 42 को वो 4 और 3 के रेशो में डिवाइड कर देता है, जिसमें वो किस में इन्वेस्ट करता है, ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन इंश्योरेंस स्कीम, मतलब वो 4 वाला जो पार्ट है वो इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, और जो अपना पीपीएफ है वो 3 वाला रेशो इन्वेस्ट करता है। देखो जिस ऑर्डर में दिया रहता है ना उसी ऑर्डर में हमारा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे दे रखा है। अब देखो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा कि वो इंश्योरेंस में कितना, भाई टोटल तो उसके पास 42 यूनिट है ना। अब उसमें से वो कितना 4:3 दे रखा है, कितना वो इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, कितना वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। देखो एक ही चीज़ से मैं यहाँ पे निकाल दे सकता हूँ, क्योंकि ये टोटल का सम दे रखा है 4:3, मतलब ये टोटल अमाउंट जो भी यहाँ इन्वेस्ट किया गया है अगर मैं उनको सम करूँगा तो 42 यूनिट आएगा। हालांकि इसका सम मैं जब करूँगा तो 7 आ रहा है। अब 7 का ही कितना गुना है, 6 गुना है। इसका मतलब इसका भी 6 गुना वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करता है और इसका 6 गुना वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब इंश्योरेंस में वो कितना इन्वेस्ट करता है 6 4 24 और पीपीएफ में 6 3 18 यूनिट वो इन्वेस्ट करता है। अब आगे दिया गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस, चिट फंड और इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्ट करता है 28 वो चिट फंड में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि 70 का 40% है ना। सवाल को अच्छे से पढ़ो, एक नज़र सवाल पे होनी चाहिए और एक नज़र यहाँ पे, क्योंकि बार बार यहाँ पर आपको देखने की जरूरत पड़ेगी सवाल में। तो 28 रुपये वो चिट फंड में इन्वेस्ट करता है और इंश्योरेंस में 24 रुपये इन्वेस्ट करता है। तो 28 + 24 है ना 24, और इसका हमें डिफरेंस लेना है उसके फ्रेंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ना द अमाउंट ही गिव टू हिज फ्रेंड को कितना देता है वो 30 रुपये। इसका मतलब जब मैं इसके साथ डिफरेंस निकालूंगा ये कितना आएगा अपना 28 और + 24 मतलब 52 में से जब मैं 30 घटाऊंगा तो लगभग 22, और 22 की ही वैल्यू सवाल में दे रखी है 19,800। कितना गुना है बताओ भाई, 22 में 198 होता है, 00 एज इट इज, इसका मतलब ये 900 गुना है। तो उसका सैलरी हमने कितना लेट किया था 100, तो 100 का भी 900 गुना हो जाएगा 90,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पीछा पूछा गया प्रीवियस ईयर की किताब खोल के देखोगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि आपको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना कि आपको प्रीवियस ईयर खोलने की जरूरत ही नहीं है। एक होता है ना कि हम एक ही तरह का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसी को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन सवाल में कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन वो वाला हाल मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और वो सारे अलग अलग टाइप के मैंने लिए हैं। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट है उस पर 10 सवाल उसी तरीके के पूछे गए, नहीं, एक कंसेप्ट है और उस पर मतलब अलग अलग तरीके से जो सवाल पूछे गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे इस सवाल को देखो, है ना, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000, he used to spend on 3 heads: personal and family expenses capital E, taxes capital T, and philanthropy capital P. The rest was his saving, है ना। E was 50% ऑफ द इनकम। मतलब देखो कुल मिला के मैं आपको पहले सवाल समझा देता हूँ। देखो वो ना 3 हेड्स पे डिवाइड करता है, मतलब एक्सपेंड करता है अपनी सैलरी को। ई पे एक्सपेंड करता है, टी पे एक्सपेंड करता है, फिलेंथ्रोपी मतलब दान करता है, टैक्स भरता है, और उसकी जो भी पर्सनल और फैमिली के एक्सपेंसेस है इन तीनों चीज़ में वो अपना खर्च करता है पूरा इनकम। अगर उसकी इनकम अगर 100 रुपये है ना तो वो ई पे कितना खर्च करता है, फिर पी पे कितना खर्च करता है और टी पे कितना खर्च करता है। इन सभी पे खर्च करने के बाद उसका रेस्ट वो सेविंग, इसका मतलब इन सब पे खर्च करने के बाद भी उसका कुछ सेविंग बच जाता है। अब ई दे रखा है, ई जो है वो 50% ऑफ द इनकम है। इनकम कितना हमने लेट किया 50%, तो ई कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, टी वो 20% ऑफ ई, टी जो है ना वो ई का 20% है। अगर मैं यहाँ पे 50 का, भाई 100 का 50% तो 50 होगा ना, यहाँ पे परसेंट नहीं, यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, अब टी जो है वो ई का 20% है। जब मैं 50 का 20% निकालूंगा 10 आएगा। भाई यहाँ पे ना अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है बार बार लिखने की। 20% अगर मैं निकालूंगा, देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएंगे, 5 2 10, इसका मतलब टी की वैल्यू 10 आई है। एंड पी वॉज 15% ऑफ टी, टी का पी जो है 15% है। 15% मतलब परसेंटेज से एक ही जीरो कट पाएगा, इसका मतलब 1.5 आएगा। तो इतना उसने एक्सपेंड किया है पूरा अपने 100 रुपये की इनकम में से, तो कितना उसका सेविंग बचेगा। देखो 50 60 और 60 1.5, इसका मतलब 60 1.5 उसने टोटल स्पेंड किया, तो कितना उसके पास सेविंग बचा 61 मतलब 38.5, क्योंकि
61.5 को अगर मैं 100 में से डिवाइड करूँगा भाई, 40 एक बार ऐसे माइनस कर दो, 40 आया, 40 में से 1.5 और माइनस कर दो, 38.5 आया। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है अगले पार्ट में, सवाल का दूसरा पार्ट भी पढ़ो। व्हेन हिज सैलरी इंक्रीज बाई 40% ही मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ फी। अब क्या है ना, उसकी सैलरी 40% से बढ़ जाती है, 100 का 40% 40 होता है, इसका मतलब अब उसकी सैलरी 140 हो जाती है, लेकिन वो मेंटेन करता है द सेम परसेंटेज ऑफ ई। सेम परसेंटेज ऑफ ई बोल रखा है, परसेंटेज, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब पहले वो ई जो था उसका 50% था, जो भी उसका इनकम था, तो इस बार भी उसकी जो बढ़ी हुई इनकम है उसका जो ई वाला होगा, मतलब पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस, वो भी 50% होगा, और 140 का 50% कितना होगा, 70 होगा। फिर क्या बोल रखा है, बट टी बिकेम 30% ऑफ ई, लेकिन जो टी है वो इसका 30% बन जाएगा। 30% इसका जब मैं निकालूंगा 21 आएगा, क्योंकि परसेंटेज से 30 और 70 का दोनों जीरो कट जाएगा, 70 21, तो टी उसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एंड पी बिकेम 30% ऑफ टी, और पी जो है इस बार 21 का 30%, क्योंकि टी मतलब 21 का 20% कितना होगा, 42। एक जीरो तो कट जाएगा 20 का, लेकिन एक जीरो बचेगा जो कि डिवाइड कर देगा, तो 4.2 आ जाएगा इस बार अपना पी का वैल्यू। फिर मुझे बताना है बाय व्हाट परसेंटेज हिज न्यू सेविंग मोर और लेस देन हिज अर्लियर। इस बार उसकी सेविंग कितनी आएगी, 70 रुपये वो ई पे खर्च करता है, 21 रुपये वो टैक्स देता है, 4.2 रुपये वो फिलोंथेरेपी करता है, मतलब दान देता है भाई। 70 और ये 91, 95.2, इसका मतलब 4.8 रुपये इधर और 40 इधर, मतलब 44.8 रुपये उसकी सेविंग बचती है। तो हमें बताना है कि इस बार बाय व्हाट परसेंटेज हिज न्यू सेविंग मोर और लेस देन अर्लियर सेविंग, मतलब पहले वाले सेविंग से उसकी जो नई सेविंग है वो कितना परसेंट ज़्यादा है। भाई 1.5 अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो 40 हो जाएगा, और 40 अगर इसमें 4.8 और मैं इसमें प्लस कर दूं तो अपना 44.8 अचीव हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 5 13 और ये 4 5, इसका मतलब 6.3% बढ़ा है 38 अर्लियर सेविंग से, जो कि 38.5 है, तो अर्लियर सेविंग मेरा नीचे आएगा। अब मुझे यही फाइंड करना है कि 6.3 38.5 का कितना परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अर्लियर सेविंग से इस बार जो नई सेविंग आई है वो कितना परसेंट बढ़ा है। देखो बड़ा है तो यहाँ पे लेस वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन बी में देखो 8.2 दे रखा है, ऑप्शन डी में देखो 16.4, मतलब इसी का लगभग ये 2 गुना है ना, इसी का लगभग ये 2 गुना है। भाई एक चीज़ आप देख लो, ये 10% से कम है और ये 10% से ज़्यादा है, तो अगर मैं 38.5 का 10% निकाल लूँ और फिर वहाँ से मैं पता चलूँगा, अगर 10% से कम होगा तो अपना 10% से कम वाला वैल्यू होगा, 10% से ज़्यादा वाला होगा तो अपना 10% से ज़्यादा बड़ा होगा। देखो अगर मैं 38.5 का 10% निकालूँ तो लगभग 3.85 होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करना होता है ना जब हम 10% निकालते हैं, तो 3.85। अब 3.85 से तो मेरा 6.3 ज़्यादा है, इसका मतलब 38.5 का 10% से ज़्यादा वैल्यू है ये 6.3, इसका मतलब 10% से ज़्यादा मेरी वैल्यू बढ़ी है, तो 8.2% नहीं होगा, 16.4%, 10% से ज़्यादा बढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सवाल भी बिल्कुल उसी तरीके से पूछा गया है, इस सवाल को भी आओ करते हैं, लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद भी करने की कोशिश करो। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका जो सम है सेविंग का वो पूछा गया है, जो कि हमें टोटल रुपीज़ में बताना है। The monthly salary of a person was 1,60,000. He used to spend on 3 head, personal and family expenses P, टैक्सेस टी एंड एजुकेशन लोन ई। इस बार भी वो 3 हेड पे खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो वो किस किस पे खर्च करता है, पी पे खर्च करता है, टी पे खर्च करता है और एजुकेशन लोन मतलब ई पे खर्च करता है। एंड रेस्ट वॉज हिज सेविंग, और जो बाकी बच गए वो उसकी क्या है, सेविंग है। पी वॉज 50% ऑफ हिज इनकम, पी जो है वो 50% उसकी इनकम है, मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता है तो उसकी 50% उसकी पी में जाता है, मतलब फैमिली एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, ई वॉज 20% ऑफ ई, भाई 50 का 20% 10 होता है, तो ई जो है वो 50 का 20% है। एंड टी वॉज 15% ऑफ ई, और जो टी है वो इसका 15% है, इसका 15% मतलब 1.5 है ना। पीछे बता दिया हूँ कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं तुरंत, हालांकि अब हम 15वीं क्लास कर रहे हैं, 14वीं 15वीं क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब बार बार वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिंगर पे ही हो जानी चाहिए इतनी ईजी कैलकुलेशन। तो वैन ही सैलरी इंक्रीज बाई 30%, जब उसकी सैलरी 30% से बढ़ती है, भाई 100 का 30% 30 ही होता है, इसका मतलब अब उसकी सैलरी जो बड़ी होगी वो 130 हो जाएगी। ही मेंटेन द सेम लेवल ऑफ पी, इस बार भी वो पी का लेवल मेंटेन रख रहा है, इसका मतलब पहले 50% था तो इस बार भी 130 का 50% ही वो फैमिली एक्सपेंसेस में खर्च करेगा। 50% 130 का कितना होता है अपना 65। ठीक है भाई 50% मतलब आधा ही तो होता है। बट ई बिकेम 30% ऑफ ई, लेकिन जो ई है वो इस बार पी का 30% बन जाएगा। भाई 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, जब मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगा 6.5 आएगा, और 6.5 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 19.5, इसका मतलब ई जो है वो उसका कितना है 19.5 है। एंड टी बिकेम 20% ऑफ ई, और जो टी है वो इसका 20% बन जाएगा। भाई 19
1.5 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा लगभग 39 आएगा, 39 आएगा मतलब 390 आएगा। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ना गिनूँ तो 390, एक पॉइंट इसका और परसेंट का, देखो एक जीरो तो इससे ही कटेगा, इसका मतलब एक जीरो से और डिवाइड होगा तो 3.9 मेरा उसका टी आया। कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। फिंगर पे आपको करने की जरूरत है अब, ठीक है। तो यहाँ पे 19.5 वो ई पे खर्च करता है, 3.9 वो टी पे और 65 यूनिट वो पी पे खर्च करता है। तो उसकी सेविंग कितनी होगी भाई? 130 उसका टोटल इनकम है। जब ये पूरा एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा 130 में से, उसकी सेविंग आ जाएगी। यहाँ पे कितना सेविंग आया था? यहाँ पे 50 और ये 60 और 1.5, 61.5। इसका मतलब इस बार भी हमारा सेविंग 38.5% ही आएगा। और यहाँ पे कितना आया हमारा भाई? 130 है, 130 में से वो 65 खर्च करता है, फिर 19.5, 65 और 9 कितना होता है? 74 और ये 84, 84.5, ये 85.4, 85.4, 88.4, 84 पॉइंट अपना 88.4 आया है टोटल। तो जब मैं उसको 130 में से माइनस करूँगा टोटल सेविंग आ जाएगा भाई। कितना आएगा? अगर मैं इसमें 1.6 जोड़ूँ तो 90 हो जाएगा, फिर 10.6 जोड़ूँ मतलब फिर 10 और उसमें जोड़ दूँ तो 100 हो जाएगा, फिर उसमें मैं 30 और जोड़ दूँ तो 130 हो जाएगा। इसका मतलब 41.6 मेरा यहाँ पे टोटल सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना टोटल सेविंग कितना है? 41.6 आया। मुझे सवाल में क्या बताना है? द सम ऑफ द टू सेविंग इन रुपीज़। मुझे सेविंग बताना है इन रुपीज़ में, दोनों का सम कितना है भाई? 38.5 में अगर मैं 41.6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ? 6 5 11, इसका मतलब एक तो यहाँ पे आएगा, 8 9 10 और 4 3 7, इसका मतलब 80.1% की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल में 100% की वैल्यू दे रखी है 1,60,000, इसका 80.1% ही उसकी टोटल सेविंग का सम आ जाएगा। 1,60,000 का जब मैं 80.1% निकालूंगा जो कि कितना होगा? अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1,60,000 की वैल्यू। देखो डबल जीरो से परसेंटेज तो कट जाएगा, एक पॉइंट से हमारा यहाँ पे जीरो भी कट जाएगा। अब 16 8 जब 128 और यहाँ पे 16 की एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब 128,160, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, देखो ये सवाल भी अच्छा है और मैंने इस तरीके का सवाल आपको करवा दिया है। ये एक तरीके से रिवाइज के तौर पे कर लो इस सवाल को। हालांकि ये लास्ट टाइप है। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्शन और कमीशन वाला सवाल स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। सवाल क्या कह रहा है? In a town consisting of 3 localities X, Y and Z, the population of X, Y and Z are in the ratio 9:8:3। मतलब 3 लोकेशन दे रखा है X, Y और Z के नाम से, उनके अंदर जो पॉपुलेशन दी गई है वो 9:8:3 के रेशो में है ना, 9:8:3 के रेशो में। 80% ऑफ द पीपल आर लिटरेट, मतलब एक्स लोकेलिटी में 80% जो पीपल है वो लिटरेट है, लोकेलिटी वाई में 30% हमारे क्या इलिटरेट है, एंड लोकेलिटी जेड में 90% आर लिटरेट। तो हमें फाइंड करना है ओवरऑल लिटरेसी परसेंटेज। देखो हमें लिटरेसी परसेंटेज फाइंड करना है, तो मैं सबका लिटरेसी काउंट कर लूँगा कि हर लोकेलिटी में कितने परसेंट लिटरेसी है। भाई 80% लिटरेसी रेट है एक्स में, तो एक्स में कितना परसेंट लिटरेसी रेट है? 80%। वाई में देखो 30% इलिटरेट है, इसका मतलब लिटरेट कितने हैं? 70% है। और जेड में कितने परसेंट लिटरेट दे रखा है डायरेक्टली? तो 90% यहाँ पे जेड में लिटरेट है। तो अब मुझे इसी का ओवरऑल फाइंड करना है कि उन तीनों कॉलोनी में कितने परसेंट लिटरेसी रेट है वहाँ पे। देखो सवाल में यहाँ पे डाटा कितना इजी दे रखा है, तो मैं वेटेज एवरेज से फाइंड कर लूँगा, तीनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर टोटल से अपना डिवाइड कर दूंगा। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 8 9 72, जीरो लग जाएगा मतलब 720। यहाँ पे 7 8 56, इसका मतलब 560 और 9 3 27 मतलब 270। अब मुझे इसको डिवाइड करना है टोटल से। टोटल कितने पॉपुलेशन दे रखा है? 9:8:3 मतलब 9 8 17 3 20। इसका मतलब 20 से मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे ओवरऑल परसेंटेज अपना मिल जाएगा। देखो पूरा इसको प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जीरो से जीरो सारे कट जाएंगे। भाई इसको डिवाइड करने का मतलब मैं 20 से तीनों को डिवाइड कर रहा हूँ एक बार। अब जब मैं तीनों को 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो कितना आएगा? 36, 28 और यहाँ पे 13.5 आएगा। जब मैं इसमें प्लस करूँगा तो 6 8 14 और ये 3 2 5, इसका 64। 64 में अगर मैं 13.5 जोड़ूंगा कितना आएगा अपना? 77.5। इसका मतलब ओवरऑल 77.5% मेरा जो वहाँ पे लिटरेसी रेट है। ऑप्शन में है ऐसा 77.5, एक ही नज़दीक है। ऑप्शन नंबर बी 78% अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल में यहाँ पे ऑप्शंस अप्रोक्सीमेट में दे रखा है, तो 78% अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट इज 28.56% लेस ऑन द राइस। पहले इसकी आप बताओ रेशो फ्रैक्शन कितना होगा। भाई मैंने आपको बता रखा है 1/7 जो होता है ना वो अपना 14.28% होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है ये, मैंने बता रखा है वहाँ पर भी क्लास 1 में भी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ये इसी का 2 गुना है। इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 2/7।
एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज 12.5% लेस। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो ये लेस है, पल्स है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, राइस एंड पल्स आर इंक्रीज बाई 9.5%, 17.5% एंड 12.5% रिस्पेक्टिवली, एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 540, देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। द फैमिली सेव ₹500 अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर। देखो पहले सवाल को समझो। जो एक्सपेंडिचर है ना फैमिली का व्हीट पे, वो 28.56% कम है राइस से। इसका मतलब अगर वो राइस पे 100%, अगर वो राइस पे, देखो फ्रैक्शन से समझा रहा हूँ, यहाँ पे 2/7 है। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हीट हो गया, राइस हो गया और पल्स हो गया। भाई सवाल में दे रखा है जो एक्सपेंडिचर है फैमिली का, वो व्हीट पे 2.7% कम है, 2.7 कम है राइस से। इसका मतलब अगर राइस वो 7 किलो खाते हैं तो उससे 2 किलो कम वो व्हीट खाते हैं, मतलब 5 किलो खाते हैं। भाई यहाँ पे 2/7 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई, तो यहाँ पे माइनस करूंगा ना, क्योंकि कम खाते हैं, लेस लेस मतलब कम। तो यहाँ पे अगर वो 7 यूनिट खाते हैं तो यहाँ पे 5 यूनिट खाते हैं। फिर आगे बोल रखा है जो एक्सपेंडिचर है राइस पे, वो 12.5% कम है पल्स से। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है माइनस का 1/8। इसका मतलब अगर वो 8 kg पल्स खाते हैं तो उससे कम वो राइस खाते हैं, 1 kg कम, तो शायद खाते हैं। और यहाँ पे 7 ही दे रखा है, इसका मतलब मेरा रेशो क्या है, बैलेंस है। मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई और बराबर बनाने की जरूरत ही नहीं है, रेशो को जोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप जुड़ गया, क्योंकि यहाँ 8:1, मतलब 1 इससे कम, तो 7 एज इट इज दे रखा है। तो मेरा रेशो तो बैलेंस है। अब यहाँ पे बोल रखा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, राइस एंड पल्स इंक्रीज बाई 9.5%, 17.5% एंड 12.5%। मतलब पहले वो इतना एक्सपेंडिचर करते थे, लेकिन अब उन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। व्हीट पे कितना बढ़ाया गया, 9.5% बढ़ाया गया, ठीक है। राइस पे कितना बढ़ाया गया, 17.5% बढ़ाया गया, और पल्स पे 12.5% बढ़ाया गया, रिस्पेक्टिवली बोल रखा है ना, तो रिस्पेक्टिवली हमने सबका बढ़ा दिया यहाँ पे। और जो टोटल बढ़ाया गया ना, वो 540 बढ़ाया गया। इसका मतलब जो भी ओवरऑल इसका परसेंटेज बढ़ाया गया एक्सपेंडिचर, वो बढ़ाया गया 540। जब मैं इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालूंगा कितना आएगा, भाई इसको मैं कर सकता हूँ डेविएशन मेथड से। अगर मैं 9.5% मान लूँ सबका बढ़ा हुआ है, तो मैंने 9.5% को अलग ले लिया। अब ये तो 9.5% बढ़ा हुआ है, इसका मतलब सारे 9.5% बढ़े हुए हैं, तो लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़े हैं, और ये एक्स्ट्रा कितने बढ़े हैं वो इसमें मैं जोड़ दूंगा, और फिर उसको टोटल से डिवाइड कर दूंगा, मेरा पता चल जाएगा मेरा ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा है। स्टेप डेविएशन मेथड मैंने आपको बताया है कैसे इस सवाल को सोल्व करें, उसमें मैंने पूरा बताया है। इवन 6-7 सवाल भी करवाए इस पे। तो 9.5% मैंने ले लिया। अब यहाँ से कितना बढ़ा है, वो राइस पे 8 यूनिट बढ़ा है, और 8 कितने का, 7 का, इसका मतलब 56, 8 समझे 56। फिर प्लस में यहाँ पे कितना बढ़ाया गया है, 12.5%। 9.5% से कितना ज़्यादा है अपना, 3, और 3 की जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा पल्स पे कितना बढ़ा है। इसका मतलब 24 यूनिट, और टोटल से मैं डिवाइड कर दूंगा, 7 5 12 8 20। इसका मतलब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा कितना आएगा, देखो 0 से जब मैं सबको डिवाइड करूँगा ना तो पॉइंट में आ जाएगा ये, और जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा ये आएगा अपना 2.8 आएगा, 20 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ये 1.2 आएगा। तो कितना बढ़ा अपना, 2 3 और ये 4। इसका मतलब 9.5 में 4 प्लस करूँगा तो 13.5% उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 540। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इफ फैमिली सेव 500 रुपये अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर। मतलब मुझे टोटल इनकम फाइंड करना है, अगर वो टोटल इनकम के अलावा जो भी उसने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, टोटल एक्सपेंडिचर के अलावा 500 रुपये उसके पास और भी है, सेव करती है अगर वो, भाई यहाँ से उसकी इनकम आ जाएगी। भाई 13.5% की वैल्यू दे रखी है 540, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी, भाई कितने गुना आइए, भाई 13 का 4 बार में 52 आता है, 5 का 4 बार में 20, इसका मतलब 4 गुना है, और यहाँ पे पॉइंट लगा, इसका मतलब 40 गुना है। इसका मतलब मैं 100% का 40 गुना कर दूंगा तो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी 4000। तो वो तो इस एक्सपेंडिचर के हिसाब से आया है, लेकिन वो 500 रुपये एक्स्ट्रा सेव करती है जो कि अलग से बताया गया। इसका मतलब 500 रुपये इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4500 रुपये वो उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, और कैसे करना है इसको सॉल्व वो भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा दे रखा है, एट IIM 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड रेस्ट आर गर्ल्स। भाई IIM जो है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, 60% बॉयज़ है हमारे, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। इसका मतलब 3 अगर बॉयज़ हैं तो बाकी के बच्चे 2 हमारी गर्ल्स होंगी। फर्दर 15% ऑफ द बॉयज़ एंड 7.5% गर्ल्स रिसीव अ फुल फी वेवर इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग अ फुल फी वेवर इज 90। भाई यहाँ पे क्या बोल रखा है, फर्दर जो 15% बॉयज़ हैं और 7.5% गर्ल्स हैं, वो फुल फी वेवर मतलब उनकी फुल फीस माफ़ की जाती है। स्कॉलरशिप मिला होगा तो उनकी फुल फीस माफ़ की जाती है, वेव मतलब माफ़ करना, तो उनकी फुल फीस माफ़ की जाती है। यहाँ पे नंबर दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग अ फुल फी वेवर इज 9%। इसका मतलब जब मैं इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालूंगा उसी की वैल्यू 90 दे रखी है। भाई बॉयज़ का कितना परसेंट, 15%, और गर्ल्स का 7.5% जो है
वो फुल फी वेवर फाइन, मतलब उनको फुल फी वेवर किया जाता है, इसका मतलब उनकी पूरी फीस माफ़ की जाती है। और वैसे वास्तव में कितने लोगों का माफ़ किया जाता है? 90 लोगों का। अगर मैं इसका ओवरऑल निकालूं, देखो डाटा बहुत आसान है, क्योंकि 7.5 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 15 आएगा, बिल्कुल इंटीजर आ रहा है, तो मैं वेटेज एवरेज से मल्टीप्लाई करके अपना ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकता हूँ। 15 जब 45 और 7.5 की जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 15, और जब मैं इसको टोटल से डिवाइड कर दूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे कितना आया, 5 से। अब ये 5 से 9 बार में जाएगा, ये अपना 3 बार में जाएगा, इसका मतलब 9 3 12% की ही वैल्यू अपना दे रखा है 90। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर 50% कंसीजन गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट रिसीविंग अ फुल फी वेवर आर एलिजिबल फॉर द हाफ फीस कंसीजन। भाई यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, मुझे उन 50% लोगों की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब लोगों कितने लोग हैं वो 50% में जो कि फुल फी वेवर के अलावा जो 50% फीस माफ़ की जा रही है उसके लिए एलिजिबल है। देखो क्या है भाई, अगर मेरे पास मेरे कॉलेज में 100 बच्चे हैं तो उसमें से इतने लोग जो कि 12% लोग हैं, उसमें से 12% लोगों को फुल फी वेव की जा रही है। अब जो बाकी के बचे 88 लोग, यही बोला गया ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर 50% कंसेशन गिवन दैट 50% ऑफ द दोज हु नॉट रिसीविंग अ फुल फी वेवर। भाई 50% ऑफ दोज हु नॉट रिसीविंग द फुल फी वेवर, भाई 12% अगर फुल फी वेवर फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी पूरी फीस माफ की जा रही है, तो उसमें से बचे 88 लोग की फीस माफ नहीं की जा रही पूरी, तो उसमें से 50% जो है वो एलिजिबल है हाफ फीस कंसेशन के। तो भाई जो नहीं है, जो फुल फी जिनकी माफ नहीं करी जा रही उसकी 50%, इसका आधा 50% होगा इसका, तो 44 जो कि एलिजिबल है 50% फीस कंसेशन के लिए। तो इन्हीं की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब 12% की वैल्यू दे रखी है 90, तो मुझे 44% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4% की वैल्यू, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। तो इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा अपना 30, इसका मतलब 4% की वैल्यू आ गई मेरी, 4% की वैल्यू आ गई 30, तो मुझे 40% की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी का ये 11 गुना है, तो इसका भी मैं 11 गुना कर दूंगा, 330। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 330 ऐसे लोग हैं जो फुल फी वेवर नहीं है, मतलब उनको उनकी जो फीस है पूरी माफ नहीं की जा रही, आधी फीस माफ की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा, आई होप। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज बाय 5%, 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब लेंथ 5%, ब्रेथ 5% और हाइट उसका 20% बढ़ाया जा रहा है क्यूब का, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उसके सरफेस एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा। भाई देखो एक क्यूब है, ठीक है, उसका जैसे ये क्यूब मैं बना देता हूँ पहले, एक क्यूब है, डायग्राम से समझते हैं इस सवाल को। उसका जो लेंथ है उसको भी 5% बढ़ाया जा रहा है, उसका जो ब्रेथ है उसको भी 5% से बढ़ाया जा रहा है, और उसका जो यहाँ पे हाइट है उसको, मतलब हाइट तो ये होता है ना, हाइट उसका 20% से बढ़ाया जा रहा है, हाइट उसका 20% से बढ़ाया जा रहा है, और उसका जो ब्रेथ है वो 5% से बढ़ाया जा रहा है। अब एक बात समझो, क्यूब क्यूब होता क्या है, स्क्वायर का ही 3D फॉर्म। स्क्वायर क्या होता है, उसके चारों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब क्यूब के भी चारों साइड बराबर होते हैं, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं चारों साइड को इक्वली बढ़ाता तो भी वो क्यूब ही निकल के आता, लेकिन यहाँ पे लेंथ को मैंने 5% बढ़ाया, और फिर मैंने यहाँ पे जो उसकी हाइट है उसको 20% बढ़ा दिया, और यहाँ पे उसका जो ब्रेथ है उसको 5% बढ़ाया। अगर मैं तीनों को 5% बढ़ाता तो जो निकल के आता वो भी क्यूब ही आता, लेकिन मैंने इस बार लेंथ को 5% और ब्रेथ को केवल 5% बढ़ाया, लेकिन उसकी जो हाइट है उसको मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो अब वो क्यूब ना होके क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, जिसमें क्यूबॉइड की जो तीनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है। ठीक है, अपोजिट साइड्स उसकी बराबर होती हैं रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब अब ये जो क्यूब है, पहले अगर वो क्यूब था तो अब वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो अब मुझे यही बताना है कि जो क्यूब का सरफेस एरिया है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। भाई उस पर जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो क्यूबॉइड बन जाएगा ना वो, तो मुझे वही बताना है कितना परसेंट उस पर इंपैक्ट पड़ा कि वो क्यूबॉइड बन गया। अब देखो 5% उसकी हाइट बढ़ी है, भाई क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है अपना 6a²। ठीक है, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब मुझे इसी की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों का रेशो फाइंड करना है। देखो क्यूब का अगर मैं यहाँ पे पता करूँ क्या होता है, भाई 5% से उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी गई है, ब्रेथ इसकी इंक्रीज कर दी गई है, और यहाँ पे अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूँ सक्सेसिव तो मुझे पता चल जाएगा उसका टोटल एरिया कितना इंक्रीज किया गया है ना, टोटल उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया गया है। वॉल्यूम से मुझे पता चल जाएगा उसकी साइड और इसका रेशो, क्योंकि LB BH और HL मतलब मुझे लेंथ का भी रेशो पता करना है, B का भी रेशो पता करना है, और H का भी रेशो पता करना है, और यहाँ पे उसकी पूरे साइड का, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। भाई उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है। लेंथ जो है वो इसका 5% से इंक्रीज हुआ है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। इसका मतलब अगर उसकी हाइट
उसकी लेंथ अगर पहले 20 थी तो अब उसका 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। उसका ब्रेथ भी 5% से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब पहले 20 था तो अब उसका 5% होता है तो 21 हो जाएगा। हाइट क्या बोला, 20% बढ़ा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब पहले उसकी हाइट अगर 5 होगी तो अब 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। देखो तीनों का अगर मैं सेम बना लूँ क्योंकि क्यूब के तीनों साइड बराबर होते हैं, तो अगर मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 20, यहाँ पे अपना 20 हो जाएगा और यहाँ पे अपना हो जाएगा 24। ठीक है, इसका मतलब 20:24 आ गया। अब यहाँ से मुझे पता चल गया स्क्वायर और यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और उसका हाइट में कितना परसेंट यहाँ पे किया गया है। तो देखो यहाँ पे मैं उसी फॉर्मूले को रख दूंगा भाई, ए की वैल्यू मुझे पता चल गया ना, क्योंकि मैं उसके यहाँ पे साइड को सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, तो उसके सब साइड मुझे पता चल गया 20-20-20। इसका मतलब भाई क्यूब की सारी साइड बराबर होती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया। अब मुझे उसी को इस फॉर्मूले में बस पुट करना है। 6 × A मतलब उसका भाई उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर ही रहेगा क्यूब का। इसका मतलब ए की वैल्यू 20 आई है तो 20 × 20 आएगा। और रेशो में 2 × L कितना है हमारा 21, 21 इंटू बी कितना हमारा 21, फिर प्लस में बी कितना हमारा 21 इंटू 24 और HL कितना है हमारा 24 इंटू में 21। देखो यहाँ से मैं 21 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है। तो मुझे ना ये पहली नज़र में खटक जानी चाहिए थी, तो लेकिन मैंने आपको पूरा करके दिखाया। तो मैं यहाँ से 21 को जब मैं कॉमन लूँगा तो कितना आएगा अपना यहाँ पे 21 को जब मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना 21 और यहाँ पे कितना बचेगा 24 और यहाँ पर कितना बचेगा 21 ही बचेगा यहाँ पर भी, क्योंकि 21 की एक बार 21 से मल्टीप्लाई करेगी, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा 24 बचेगा। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दूँ भाई। 21 और 2 इन दोनों मतलब 42 और 6 से ये दोनों जा रहे हैं 6 से 7 बार में, 6 7 जो 42 भाई 21 इंटू 2 मतलब 42, 6 से ये 7 बार में जाते हैं। अब मुझे यहीं से इसका अब कुछ और नहीं कट रहा तो यहाँ से इसका रेशो फाइंड करना है। 20 × 20 मतलब 400 और यहाँ पे कितना आएगा 21 + 24 + 24, 24 + 24 मतलब 48, 48 में अगर मैं 21 जोड़ूँ तो 69, इसका मतलब 7 × 69 जो कि होगा कितना अपना 7 6 42 और 7 9 63। इसका मतलब कितना हुआ ये 483 कितना बढ़ा हुआ है ये 400 से 83 बढ़ा है, इसका मतलब 83 यूनिट बढ़ा है, 400 से नीचे आएगा। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पता चल जाएगा मेरे क्यूब में कितना बढ़ा हुआ है, कितना उसके एरिया पे इम्पैक्ट आया है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज में फाइंड करने के लिए चला जाएगा। 4 से कितने बार में जाएगा 20 बार में 80 आएगा, फिर 3 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा मतलब 75, क्योंकि 3/4 अपना 7.5% 75% होता है, तो 20.75% उसके टोटल एरिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। इसी के साथ आज की क्लास का हम अंत करते हैं। अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्शन एंड कमीशन वाला टाइप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस क्लास का। उसको स्किप करना मतलब लिटरली आप परसेंटेज का आधा कंसेप्ट मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको छोड़ना। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिटरली भाई बहुत मेहनत लगती है इसको लिखना, कंटेंट बनाना, पीपीटी राइट करना, फिर इन सभी को एक बार अच्छे से पढ़ना, इजी वे तरीके से आपको कैसे बताना है उन सभी को एक बार समझना, पढ़ना। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के पीछे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बने रहे और हम इसी तरीके से हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।